नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस आरओ 2024 का पेपर देख रहे हैं। जीएस पेपर 1 है ये, जो अभी 11 फरवरी 2024 को हुआ था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? Which one of the following organization declared Varanasi its first tourism and cultural capital in 2023? तो इसका आंसर है आंसर बी, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वीं शिखर बैठक में वाराणसी को वर्ष 2022-23 की अवधि हेतु पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ध्यातव्य है कि 17 से 18 मार्च 2023 के मध्य संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास वॉज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड राजापुर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें हमें सही बताना है, तो आंसर सी सही है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था और माता का नाम हुलसी था और पत्नी का नाम रत्नावली था। तो इसमें रत्नावली की जगह गीतावली लिखा है, जो कि गलत है। अगला है, नीचे दिए गए कथन है, कथन और कारण के बारे में आपको बताना है। तो असर्शन कथन है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय वॉज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी, अ बंगाली वीकली। कथन का जो कारण है आर, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। His articles condemning the custom of widow burning were published in it। तो इसमें हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या है? तो इसमें सी करेक्ट है। दोनों कथन सत्य है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 4 दिसंबर 2000 4 दिसंबर 1821 को राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र लॉन्च किया। दिलचस्प बात यह है कि अखबार के क्रेडिट में राजा राम मोहन राय का नाम नहीं था। इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित किया गया था। अखबार न केवल सतीदाह विधवा जलाने की प्रथा को खत्म करने के आंदोलन में सबसे आगे था, बल्कि इसने कई अन्य प्रगतिशील मूल्यों का समर्थन किया। अगला है, एक बोर्ड पर 5 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समांतरली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं। किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी है? 5 equivalent vertical lines are drawn on a board. 5 equidistant horizontal lines are also drawn on the board, cutting the 5 vertical lines, and the distance between any two consecutive horizontal lines is equal to that between any two consecutive vertical lines. What is the maximum number of squares thus formed? तो इसका आंसर सी है 30। आंसर देख लीजिए कैसे बनेगा। चेस बोर्ड की तरीके से आप बना लीजिए इसे। 1 2 3 5 5 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 5 वर्टिकल लाइंस। तो एक फलक से बनने वाले वर्ग 4:4 इज इक्वल टू 16। तो इसमें जो खाने होंगे वो 4 खाने आपके ऊपर से नीचे होंगे और बाएं से दाएं इसी तरीके से 4 खाने आप देख सकते हैं। तो 4:4 आपने किया तो 16 टोटल इसमें फलक है। तो ये जो स्क्वायर बन रहे हैं छोटे छोटे, ये टोटल 16 है। 4 फलकों से मिलकर बनने वाले वर्ग, तो 4 फलक मतलब आप स्टार्टिंग में देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये जो बड़ा स्क्वायर बन रहा है, तो उसमें इन्होंने बताया कि ऐसे कितने बन सकते हैं स्टार्टिंग में।
तो 3:3 होंगे, ये टोटल 9 होंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से चलें तो ऐसे बनने वाले स्क्वायर कितने हैं, 9 है। इसके बाद 9 फलकों से मिलकर बनने वाले वर्ग 2:2 होंगे। तो 9 फलक आप देखेंगे कैसे, तो यहाँ से 4 फलक हो गए और इधर से 3 फलक आपने ले लिए, लेफ़्ट टू राइट 3 ले लिए और टॉप टू बॉटम 4 ले लिए। फिर इसके बाद बाकी जो आपने ले लिए 9 फलक हैं, टोटल इस तरीके से आपको 9 फलक मिल जाएंगे, 4 1 2 3। तो ऐसे बनने वाले कितने हैं, 4 स्क्वायर हैं, 9 फलकों से मिलकर के बनने वाले। फिर इसके बाद 16 फलकों से मिलकर के बनने वाला स्क्वायर 1 है। तो 4:4 16 होता है, तो 16 फलकों से मिलकर के बनने वाला स्क्वायर 1 ही होगा, जो सबसे बड़ा होगा। और बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या है 16 + 9 + 4 + 1 = 30। अगला है एक निश्चित कोड कॉरपोरेशन को प्रोटेक्सोनॉई के रूप में लिखा गया है, उसी कोड में जुडिशियल कैसे लिखा जाएगा। इफ़ अ सर्टेन कोड कॉरपोरेशन इज रिटन एज प्रोटेक्शनरी, देन हाउ इज जुडिशियल रिटेन इन दैट कोड। तो इसका आंसर ए सही है। तो कॉरपोरेशन को कैसे लिखा गया आप यहाँ पे देख सकते हैं, और CORP को इन्होंने लिखा है PROC से, फिर ORAT को लिखा है TARO से, फिर इसके बाद IONS को लिखा है SNOI से। तो इसी की तरीके से हम जुडिशियल को कन्वर्ट कर लेंगे। जुडिशियल में जूडी जो है उसको IDUJ से हम कन्वर्ट कर देंगे, CL को हम LAIC से कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैंगनीज प्रोड्यूसिंग एरिया इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। तो इसका सी आंसर है। तो सी में क्या है, सी में श्रीकाकुलम है। शिमोगा, बेल्लारी, चिकमंगलूर कर्नाटक के मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं, जबकि श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है जो मुख्यतः क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और अन्य फेरोमैग्नीशियम खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मैंगनीज उत्पादक 3 बड़े राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश 34%, महाराष्ट्र 24% और उड़ीसा 18% है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण जो है आर है कहा गया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन विच one is labeled as assertion and other is as reason। तो अभी कथन देख लेते हैं। रॉसकॉस्मोस, ये जो रशिया की कंपनी है, कि चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। रॉसकॉस्मोस लूनास 25 मिशन टू मून वाज एम्ड एट इंश्योरिंग गारंटीड एक्सेस टू मून। तो ये मिशन फेल हो गया था, आपने देखा था चंद्रयान जब 3 पहुंचा था उसी समय इसको भी लॉन्च किया गया था। इसका कारण आर देख लेते हैं। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्तेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। रीजन आर कह रहा है रशिया एंड चाइना टुगेदर आर लीडिंग इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS अगेंस्ट US लेड आर्टमिस अकॉर्ड। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही गलत है। दोनों ही सही है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन वाली बात है, तो आर इज़ कलेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B फ्रैगट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। ज्ञातव्य है कि रूस एवं चीन एक साथ मिलकर अमेरिका के आर्तेमिस समझौते के विरुद्ध ILRS परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। रूस वर्ष 2027 में लूना 26 एवं वर्ष 2028 में लूना 27 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो ILRS परियोजना में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। अगला है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नंदनी कृषक समृद्धि योजना। तो इसका पहला है, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थार पारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। दिस स्कीम इंक्लूड्स मिल्क काउ ब्रीड्स ऑफ साहिवाल, गिर, थार पारकर एंड गंगा तीरी ओनली। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बेनिफिशियरी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कैटल रेयरिंग एक्सपीरियंस। सही बताना में इसमें केवल एक सही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के एक हिस्से के रूप में दी गई। प्रथम चरण 2023-24 में प्रदेश के 10 मंडल के मुख्यालयों के जनपदों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा एवं बरेली में संचालित की जा रही हैं। इस योजना में साहिवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 20 गौवंश के साथ साथ 5 गंगातीरी नस्ल की गायों हेतु 30,50,000 रुपये का अनुदान देय होगा। लाभार्थी की पात्रता, लाभार्थी स्थानीय निवासी हो, आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र उपलब्ध हो, गोपालन अथवा महिष पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो। नीचे दिए गए कथन, कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए हैं। तो एक कथन है, एक कारण है। तो एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए, अनदर इज रीजन आर। अभिकथन कह रहा है जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, जौनपुर इज नोन एज सिराज ए हिंद। कारण आर कह रहा है जौनपुर शर्की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। जौनपुर वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द सर्की पीरियड। तो इसमें आंसर है बी। तो इसमें दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर के शर्की वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे शर्की कला कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं और उसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत पूर्व का सिराज नामक नाम से विख्यात हो गया। तो जौनपुर किस नाम से विख्यात हो गया? भारत का सिराज या पूर्व का सिराज। अगला है रमेश की ऊंचाई 5 फीट है। रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो ये इसका ए आंसर होना चाहिए 152.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। लेकिन देख लेते हैं, इसमें डी बता रहे हैं। तो रमेश की ऊंचाई 5 फीट, 1 फीट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 5 फीट में 5 गुणे 12 गुणे 2.57 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 152.4 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 10⁻−9 मीटर होता है और उसमें 10⁻−7 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10⁻7 नैनोमीटर। तो 5 फीट में 152.4 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर होगा। बेसिकली आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, अपनी हाइट के हिसाब से उसको सेंटीमीटर में देख लीजिए और उसमें आप जैसे मान के चलते हैं कि जो आपका 5 फीट का इंसान होता है उसकी हाइट लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 150 सेंटीमीटर के आसपास। तो उसी के हिसाब से आप इसको ए भी लगा सकते थे। 0.1 का ही फ़र्क है यहाँ पर। तो नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन कह रहे हैं, दूसरा कारण आ रहा है। असर्शन ए है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। रीज़न आर है इंडियाज जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू येलो रिवोल्यूशन। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा। तो इसका सी आंसर है, पहला सही है, दूसरा गलत है। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे जूट के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो भारत है। उसके बाद बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार विश्व कृषि में वर्ष 2020 में भारत का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान, जबकि बांग्लादेश का पहला स्थान। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो इसका आंसर ए है भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। भुक्ति, विषय, विधि एंड ग्राम। तो इसमें है गुप्त काल में साम्राज्य को भुक्ति नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था। तो साम्राज्य था सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद प्रांत आ रहे थे भुक्ति, जैसे प्रोविंस है, जैसे भारत साम्राज्य है उसके राज्य हैं अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य हैं। तो वो भुक्ति के तरीके से आप देख सकते हैं, राष्ट्र का सम्राट होता है, फिर देश या भुक्ति का क्या होता है, उपारिक होता है, उपरिक। तो ये प्रोविंस से बना है, इंडिया जो प्रोविंस है या भारतीय जो पेनिनसुला है, तो वो ये बात बता रही है, देश या भुक्ति। फिर विषय क्या है, विषयपति होता है। भुक्ति के नीचे क्या आता है, विषय आता है, जिसमें विषयपति होते हैं। विषयपति के नीचे कौन आता है, विधि आता है। विधि आता है उसमें आयुलन और विधिम, विधि महत्तर होते हैं, विधि महत्तर। फिर सबसे नीचे ग्राम आती, जिसमें ग्रामिक और अष्टकुलाधिकारी होते हैं। गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन है ये। फिर से देख लेते हैं राष्ट्र, राष्ट्र का प्रमुख सम्राट। राष्ट्र के नीचे देश या भुक्ति, प्रमुख उपरिक। फिर देश या भुक्ति के नीचे विषय, विषय का प्रमुख विषयपति। विषय के नीचे विधि, विधि का प्रमुख विधि महत्तर या आयुलन। फिर विधि के नीचे सबसे नीचे ग्राम, प्रमुख ग्रामिक या अष्टकुलाधिकारी। ये गुप्त काल हो गया आपका। अगला है नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर। Two statements are given below. One is labeled as assertion and another is reason R. So in October 1940, Gandhiji gave call for a limited सत्याग्रह by a few selected individual. अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। कारण आर, द सत्याग्रह वॉज केप्ट लिमिटेड सो एज टू embrace Britain's war efforts. यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो इसमें क्या सही है, इसमें डी सही है, मतलब ए सही है और आर गलत है, कारण आर गलत है। आंसर देख लेते हैं इसका। अगस्त से प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करने के बाद 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा सीमित सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह को सीमित रखा गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटेन को शर्मिंदा न होना पड़े। हिंदी में पूछे गए प्रश्न के अनुसार डी सही है, परंतु प्रश्न के अंग्रेजी भाग में इम्ब्रेस का अर्थ आलिंगन या अपनाना होने के कारण रीजन आर सही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर सी माना जाएगा। तो दोनों सही हैं इंग्लिश के अनुसार। अगला देख लेते हैं। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स। वृक्क या गुर्दे, किडनी की पेल्विस में खनिज लवण, कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण गुर्दे की पथरी या अंशमरी स्टोन बनती है। अगला है निम्नलिखित युग्मों संस्थान स्थान में से कौन सा सही है? सही नहीं है ये बताना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें पहला दे रखा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोड्स मखदूम। दूसरा कह रहा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। तीसरा कह रहा है भारतीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन मऊ। चौथा भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये आपका वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च वाराणसी। तो चौथा गलत है इनके अनुसार। विकल्प डी को छोड़कर सभी सही हैं, क्योंकि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि वाराणसी में। अगला G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है प्रतिभागी देश और प्रतिभागी मुखिया के अनुसार? तो विद रेफरेंस टू G20
Summit 2023. Which one of the following participating countries and participated head is नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें ए है आंसर ब्राज़ील, जोको विडोडो। ये गलत है क्योंकि बोल्सोनारो, लूला डिसिल्वा थे ब्राज़ील के जो इसमें सम्मिलित हुए थे। उसके पहले बोल्सोनारो थे राष्ट्रपति, बोल्सोनारो के बाद लूला डिसिल्वा हुए और लूला डिसिल्वा G20 समिट में सम्मिलित हुए थे। बाकी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, अर्जेंटीना के अल्बर्टो फर्नांडिस। 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया गया, जिसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के अल्बर्टो फर्नांडिस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय हैं तथा अन्य G20 के देशों के राष्ट्र प्रमुख उपस्थित रहे और इसमें अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य के तौर पर माना गया। तो ये G20 अब क्या हो गया, G21 हो गया। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, फेरस को कहते हैं आयरन, को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेलोड्स वाज यूज्ड इन चंद्रयान 3 मिशन टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन MgAlSi KCATIFE को लूनर सॉइल एंड रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट? आंसर सी, APXS। चंद्रयान 3 के रोवर में संलग्न APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का उद्देश्य चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास मृदा और चट्टानों के रासायनिक संगठन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, फेरस का पता लगाना था। अगला है एगमार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में आपको सही बताना है कौन सा सही है। विद रेफरेंस टू एगमार्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एगमार्क कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता का सूचक है। एगमार्क इज द साइन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ एगमार्क इज इशूड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर डी सही है, केवल एक, पहला ही सही है, दूसरा गलत है। तो एगमार्क कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता का सूचक है। इसका प्रमाण पत्र भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। एगमार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम वर्ष 1937 द्वारा लागू होता है, जो वर्ष 1986 में संशोधित की गई थी। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। द शुगर इंडस्ट्री वॉज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। द लो यील्ड ऑफ शुगर केन, शॉर्ट क्रशिंग सीजन्स, अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन प्रोड्यूसिंग शुगर। तो इसमें दोनों ही सही हैं। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी स्थित था। देश में चीनी की प्रथम मिल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, इसलिए पहला सही है। उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि की तुलना में गन्ने की उपज कम है उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ गन्ने की अधिक कीमतें, कम पेराई सत्र तथा असंतोषजनक अवस्थापना, पुरानी मिलें आदि ने भी चीनी उत्पादन में समस्याएं उत्पन्न की हैं। अगला है राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल बुक फेयर। यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट लखनऊ फ्रॉम सेप्टेम्बर 22 टू अक्टूबर 2023। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से आपको सही बताना है। तो इसका ए सही है, केवल एक। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के मध्य राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इसका
आयोजन क्रिएटिव फाउंडेशन तथा फोर्स वन बुक्स द्वारा किया गया था, ना कि भारत सरकार द्वारा। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? द रीज़न फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज, तो इसका आंसर सी है, अपवर्तन। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं। एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जैसे मिरर में होता है, और जो रिफ्रैक्शन होता है वो पानी के अंदर होता है, पानी की सतह में होता है। तो इसको हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन रिफ्रैक्शन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से होते हुए जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल स्थान या मूल पथ से विचलित हो जाती है। अपवर्तन के कारण ही स्विमिंग पूल वास्तव में जितना गहरा है उससे कम गहरा प्रतीत होता है। जैसे कि आप बाल्टी में कोई सिक्का डाल दें तो कभी कभी आप देखते हैं कि वो उठा हुआ प्रतीत होता है, बीच में दिख रहा है, बिल्कुल नीचे ना दिख करके। उसी तरह स्विमिंग पूल में भी होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर, और इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। जो असर्शन ए है, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। तो हाँ, ये सही है। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ कार विथ क्लोज ग्लासेस विंडोज एंड डोर्स इज सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक। कारण आर, एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। एक्चुअली अ क्लोज्ड कार बिहेव्स लाइक अ हॉलो कंडक्टर, सो चार्ज कैन नॉट एंटर इनसाइड द कार। तो इसमें आंसर क्या है? आंसर बी है। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। कार मूल रूप से एक धातु का आवरण है और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के अनुसार धातु के आवरण के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में वह केवल कार के धातु भागों से होकर गुजरेगी और अंदर स्थित व्यक्तियों से नहीं टकराएगी। हालांकि इस स्थिति में कार के अंदर स्थित व्यक्ति तभी सुरक्षित रहेंगे जब कार की खिड़की एवं दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो और यात्री कार के किसी धातु वाले हिस्से को ना छू रहा हो। तो अगर कोई यात्री कार के किसी धातु वाले हिस्से से टिका हुआ है या उसको छू रहा है तो उसको करंट लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स इन इंडिया एंड हेडक्वार्टर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका बी आंसर है कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है। मसाला बोर्ड कोच्चि में है, स्पाइसेस बोर्ड। चाय बोर्ड कोलकाता में है, टी बोर्ड। रबर बोर्ड कोट्टयम में है, रबर बोर्ड। तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। और भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टयम केरल में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1965। यह वाराणसी में स्थित है। इट इज़ लोकेटेड इन वाराणसी। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी है, ना तो एक ना ही दो। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है, ना कि वाराणसी में। उसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। इस प्रकार दोनों कथन गलत है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। चित्रकारी और राज्य बताना है आपको। तो इसका आंसर डी सही है। तो पहला है आपका ए, लिस्ट 1 में पेंटिंग एंड स्टेट में मधुबनी। मधुबनी बिहार की है। लापेक्षा कहाँ की है? ये आपकी आंध्र प्रदेश की है, लापेक्षी। पत्रचरिता या पत्रचिट जिसको हम कहते हैं, तो पत्रचित्र कहाँ की है? ये है उड़ीसा की है पत्रचित्र। और वर्ली कहाँ की? वर्ली महाराष्ट्र की। तो वर्ली जगह भी पड़ती है। वर्ली में बहुत बड़ा ब्रिज भी बना है, ओवर ब्रिज, वर्ली बांद्रा। तो मधुबनी बिहार की, लपाक्षी लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा, वर्ली महाराष्ट्र। एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर
पर 5 वर्ष में 540 रुपये हो जाती है। यह धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कम हो जाएगी। A sum invested at 7% simple interest per annum grows to 540 in 5 years. The same amount at 9% simple interest per annum in 3 years will grow to be, that is 508 rupees. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माना मूलधन जो है वो x रुपये है p, और जो ब्याज की दर है r 7% वार्षिक, समय t1 5%, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 540 माइनस x रुपये, जो इसमें दिया ही है, जो इसमें 540 दिया है, और हमने x क्या माना है? मूलधन माना है, तो मूलधन को घटा देंगे उसमें से। तो 540 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स गुणे 7 गुणे 5 बटे 100। सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू 400। तो 9% सालाना साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज के अनुसार, तो 400 रुपये हमने x की वैल्यू निकाली है, 9% दर रख लेंगे और 3 साल की वैल्यू रख देंगे बटे 100, 108 रुपये आ जाएगा। तो 400 में से आप 108 को जोड़ दोगे तो इसके अनुसार 508 रुपये आपका आ जाएगा। तो धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 508 रुपये हो जाएगी। अगला है आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। तो ए को 2 से सुमेलित करिए आप। बरौनी कहाँ पर है? बिहार में, तो ये तेल शोधनशाला है और राज्य है बिहार। दूसरा है बोंगाई गांव। बोंगाई गांव कहाँ पर है? ये असम में है। तीसरा है बीना। बीना कहाँ पर है? ये गुजरात में है बीना। और कोयली कहाँ पर है? बीना मध्य प्रदेश में है। और कोयली कहाँ पर है? कोयली आपका है गुजरात में। तो तेल शोधन और राज्य देख लेते हैं। बरौनी बिहार, बोंगाई गांव असम, बीना मध्य प्रदेश और कोयली गुजरात। अगला है मिरात सिकंदरी। पुस्तक में कौन सा कथन सही सत्य है? विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द बुक मिरात सिकंदरी? इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ द सुल्तान महमूद बेगड़ा ऑफ गुजरात। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट्स। तो इस पे सही बताना है आपको, तो इसका डी है, दोनों ही सही है। मिरात सिकंदरी गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ शासकों के शासनकाल में व्यवसायियों द्वारा सड़कों की सुरक्षा सेफ्टी के माध्यम से लाभान्वित होने का उल्लेख है। तो दोनों ही सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद रेफरेंस टू द गाजा स्ट्रिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो पहला है इसकी सीमा मिस्र से लगती है, बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट, और इसकी सीमा इजराइल से लगती है, बॉर्डर्ड बाय इजराइल। तो इसका डी आंसर सही है, दोनों सही है। गाजा पट्टी पर वर्ष 2007 में हमास का शासन है, 2007 से ही चल रहा है हमास का शासन। यह मध्य पूर्व में मिस्र एवं इजराइल के बीच भूमध्य सागर की सीमा से लगी हुई पतली पट्टी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 360 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2012 में हमास के तत्कालीन प्रमुख अहमद जाबरी को इजराइल ने मार दिया था और हमास ने प्रत्युत्तर में इजरायली बस्तियों को लक्षित किया था, मतलब टारगेट किया था। इसके पश्चात इजराइल ने गाजा पट्टी को लक्ष्य बनाते हुए ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस चलाया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया है। और अभी नॉर्थ गाजा स्ट्रिप पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और साउथ की ओर बढ़ रहा है इजराइल। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश बजट 2023-24। बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है। द साइज ऑफ द बजट इज 7,60,000 करोड़ रुपी। राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी एट रुपी 84,883.16 करोड़। इसमें सही बताना है आपको।
बी सही है, केवल दो सही है, पहला गलत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट का आकार 76,000 करोड़ का है। सॉरी, 7,60,000 करोड़ का है, ना कि 7,60,000 करोड़ का बजट का साइज है। ठीक, इसका बी सही है, ओनली दो। 7,60,000 करोड़। इसका जो बजट है वो 7,60,000 करोड़ का नहीं है, बल्कि कितना है, 6,90,000 करोड़ 4,3 करोड़ का है। तो और इसमें कथन एक गलत है इसी वजह से, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। आप फिर से देख लीजिए, 2023-24 का जो वित्तीय बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो 7,60,000 करोड़ का ना होकर के कितना है, 6,90,000 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉपर आप इसको देखेंगे, 6,90,242.43 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला देख लेते हैं, अनुक्रम देखना है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो अगला कौन सा भिन्न होगा, विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो इसमें आप ऊपर देखिए 1 3 5 7 है, नीचे 2 4 8 16 है। तो इसमें गैप में आपके 7 के बाद 9 आएगा, और नीचे में 2 4 8 16, तो दो गुना होता जा रहा है, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, तो 9/32 हो जाएगा। अगला है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इट मेड 2 विजिट टू इंडिया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। इट्स सेकेंड विजिट वॉज फ्रॉम अक्टूबर 11 1929 टू अप्रैल 13 1930। तो इसमें आपको बताना है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया, पहली बार 2 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक, दूसरा 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत का दौरा किया। अतः स्पष्ट है कि दूसरा कथन असत्य है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन रेफरेंस टू मंगलयान लॉन्च बाय इसरो ISRO, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, मॉम कहते हैं इसे, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 2013। तो सही बताना है, दोनों ही सही है। भारत के मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम के नाम से भी जाना जाता है। इस मिशन को PSLV C-25 द्वारा नवंबर 5 2013 को प्रक्षेपित किया गया था, 5 नवंबर को PSLV C-25 द्वारा। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन है, फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था। उल्लेखनीय कि भारत ऐसा पहला राष्ट्र है जिसने अपने पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में मंगलयान की सफलता स्थापित की। तो मंगलयान को मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को इसरो ने सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था। अब अगला आपको बताना है, मिनीमाता रोग का कारण। द कॉज ऑफ द मिनीमाता डिजीज़। तो इसका मरकरी पॉल्यूटेड वाटर है, मरकरी प्रदूषित जल। मिनीमाता रोग मरकरी प्रदूषित जल के कारण होता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ध्यातव्य है कि यह रोग सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता की खाड़ी में मरकरी यानी पारस समन्वित मछलियां खाने से हुआ था। तो जिन लोगों ने जापान में मछलियां खाई, बहुत फेमस है जापान में मछली खाना, तो वहाँ पर ये रोग इसी वजह से हुआ था, क्योंकि मछलियों ने पारस से कांटेक्ट किया था। मरकरी किसी न किसी फूड प्रोडक्ट से, किसी और चीज़ से मरकरी उनके अंदर पहुंचा था, पानी से पहुंचा था, इसलिए इससे मिनीमाता व्याधि या रोग की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय कि इस रोग के कारण शरीर के अंग, होंठ और जीभ काम करना बंद कर देते हैं, पैरालिसिस हो जाती है। साथ ही बहरापन आ जाता है, तो कान में भी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन आती है, आंखों में धुंधलापन होता है और मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है। कथन कारण बताना है। ए है आपका, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। द कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन रेदर देन टू अ हाई प्रपोर्शन ऑफ इट।
कारण आर, उसमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, नत्रजन को नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, इसमें डी है। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो लाल मिट्टी का रंग, उसमें लौह तत्व के उच्च प्रतिशत के बजाय लौह के व्यापक प्रसार, वाइड डिफ्यूजन के कारण होता है। तो पहला सही है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एसिड या फास्फोरिक एसिड, मैग्नीशियम, ह्यूमस आदि की कमी होती है, लेकिन ये पोटाश में काफ़ी समृद्ध है। तो इस वजह से ही गलत हो गया दूसरा। अब आगे है सामान्य ज्ञान का जो खंड आ है, इसमें हम देखेंगे अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसमें सी सही है, यानी केवल दो। तो कलकत्ता नगर निगम अधिनियम की घोषणा की थी, कलकत्ता निगम अधिनियम की, लॉर्ड कर्जन ने। पहला गलत है, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, इस्टेब्लिशिंग द इंग्लिश एम्पायर ऑन ग्रेनाइट रॉक, ये गलत है। अनाउंसमेंट ऑफ कलकत्ता कॉरपोरेशन सही है। कलकत्ता नगर निगम या कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुई। कर्जन ने कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। तो ये अतः स्पष्ट है कि कथन एक गलत है। कर्जन ने क्या कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा काम धार्मिक और कायम रहेगा। अगला है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस इन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, he holds office during the pleasure of the prime minister, or he is not entitled to the privileges of a member of parliament। तो इसका क्या सही है, इसका ए सही है। तो केवल दो सही है इसमें, he is not entitled to privileges of a member of parliament। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा राष्ट्रपति द्वारा केवल नियुक्त किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। पहला कथन इसलिए असत्य हो गया, राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ना कि प्रधानमंत्री से। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु वह मत नहीं दे सकता। और इस प्रकार महान्यायवादी संसद सदस्य के विशेष अधिकार का हकदार या अधिकार नहीं रखता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित हुआ। ताज महोत्सव 2023 राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ। आयुर्वेद महोत्सव 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन झांसी। ताज महोत्सव 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेट कैपिटल लखनऊ। आंसर बी, केवल एक सही है, दूसरा गलत है, ताज महोत्सव लखनऊ में नहीं हुआ। आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन झांसी में हुआ। ताज महोत्सव 2023 का आयोजन आगरा के शिल्प ग्राम में 18 से 27 फरवरी 2023 में हुआ। ताज महोत्सव 2024 का आयोजन 17 से 27 फरवरी 2024 को आगरा में होगा। 39 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है, प्रख्यात सांख्यिकीविद CR राव का निधन। दूसरा है, रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन। तीसरा है, भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन। चौथा है, भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन। अभी MS स्वामीनाथन को भारत रत्न भी मिला है, हरित क्रांति के जनक थे। तो अरेंज करना है आपको। तो इसका ए सही है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो तीसरे से स्टार्ट करते हैं। बिंदेश्वर पाठक, फादर ऑफ द पब्लिक टॉयलेट्स इन इंडिया, पास्ड अवे, तीसरा। फिर पहला है CR राव, उसके बाद उनका निधन हुआ CR राव जी का। द एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन, पास्ड अवे, CR राव। फिर इसके बाद दूसरा है, तो CR राव जी के बाद उस्ताद अली जाकी हैदर का निधन हुआ।
उस्ताद अली जाकी हैदर द रुद्र वीणा एक्सपोनेंट पास्ड अवे। और फिर सबसे बाद में किसका हुआ? एम एस स्वामीनाथन जी का। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन पास्ड अवे। भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुआ। वे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। सुलभ शौचालय का नाम वहीं से आता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं सांख्यिकी वेद सी आर राव का निधन 22 अगस्त 2023 को हुआ था। रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जैकी हैदर का निधन 8 सितंबर 2023 को हुआ। और भारत की हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ। 9 फरवरी 2024 को एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही बताना है आपको। तो इसका पहला है, विद रेफरेंस टू 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2021 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो RRR एंड गंगूबाई काठियावाड़ी bagged 5 and 6 national awards respectively. RRR एंड गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इसमें क्या सही है? डी यानी ओनली 2। दूसरा सही है, पहला गलत है। 17 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट निर्देशक आर माधवन को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। फिल्म RRR तेलुगु को 6 तथा गंगूबाई काठियावाड़ी को कुल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार RRR ने जीता। इसके साथ ही इस फिल्म के गीत कोमारम भीमुडो के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार काल भैरव ने जीता। सरदार उधम सिंह को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर डी इन्होंने बताया है। तो डी के अनुसार RRR को ज़्यादा मिले हैं, गंगूबाई को कम मिले हैं। RRR को 6 मिले, गंगूबाई को 5 मिले हैं। जो कि पहले जो हमारा कथन था पहला था, तो उसमें 5 और 6 की बात की गई थी। RRR को 5 और 6 काठियावाड़ी को बताया गया था, लेकिन इसका उल्टा होगा यहाँ पर। अगला है, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। इसमें दोनों में केवल लगा है, तो दोनों इस अनुसार गलत होने चाहिए। देख लेते हैं। तो इसका डी है, ना तो 1 ना ही 2। विद रेफरेंस टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओनली। तो इसमें एनिमल्स के अलावा वनस्पति भी होता है, तो फौना भी होता है। फ्लोरा एंड फौना दोनों चीज़ें होती है। फौना एनिमल्स होते हैं, फ्लोरा होता है जो आपका वनस्पति, फ्लोरा एंड फौना। फिर इसके बाद दूसरा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट एम टू कंजर्व वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स ओनली। तो ये भी गलत होगा, ओनली की वजह से। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 पीड़क जंतु से भिन्न किसी बंदी या वन्य प्राणी जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ना कि केवल जंगली जानवरों को। तो इस वजह से भी ये गलत है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य जंगली और बंदी हाथियों का संरक्षण करना था, उनको प्रदान करना था। नीचे जो कथन और कारण दिए गए हैं, जो कथन है, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना आवरण है। और हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसमें assertion ये कह रहा है, द नदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज हैव थिकर वेजिटेशन कवर कंपेयर टू सदर्न स्लोप्स। सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज रिसीव मोर रेनफॉल देन नदर्न स्लोप। तो इसमें आपको सही बताना है, पहला है, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि दोनों अपोजिट हो जा रहे हैं। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। और जो नदर्न स्लोप है वहाँ पे इन्होंने कहा है कि वेजिटेशन ज़्यादा है सदर्न की जगह, जो कि गलत है। देख लेते हैं आंसर।
हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में वर्षा एवं सूर्यताप दोनों ही अधिक होता है, और इसी कारण हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, और ऊपर बर्फ भी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से भी कम वनस्पति पाई जाती है। अगला है, कौन सा यूरोप कौन सा निम्नलिखित में से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी और सिटीज ऑफ एनी कंट्री इन यूरोप? रीगा है, रॉटरडैम है, जाग्रेब है और ज्यूरिच है। तो आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। तो इसमें पहला है, दूसरा और चौथा, तो ये दोनों गलत हैं, रीगा और ज्यूरिच। रॉटरडैम तो एम्स्टरडैम, रॉटरडैम आपको पता है नीदरलैंड में पड़ता है, और जाग्रेब आप देख लीजिए कहाँ पड़ता है। तो रीगा लातविया की राजधानी है, लातविया बाल्टिक कंट्री है। रॉटरडैम नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड का एक शहर है रॉटरडैम। सॉरी, इसमें हमने उल्टा बोल दिया है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी राजधानी नहीं है। तो दूसरा और चौथा नहीं है, रॉटरडैम एंड ज्यूरिख। पहला और तीसरा है, रीगा और जाग्रेब है। तो इसको फिर से देख लेते। रीगा लातविया की राजधानी है, और रॉटरडैम नीदरलैंड का एक शहर है, ना कि राजधानी। एम्स्टरडैम पड़ता है नीदरलैंड में। फिर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम है, जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है, और ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर है, और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। अब आपको सही सुमेलित करना है। लिस्ट है, एंडीज यूरोप, आल्ताई नॉर्थ अमेरिका, आल्प्स एशिया, एप्लेंशिया साउथ अमेरिका। सही सुमेलित करना है। एंडीज साउथ अमेरिका में है। एंडीज से आप ये समझ लीजिए जैसे इंडियन से एंडीज बना है, तो सदर्न अमेरिकन जो थे ज़्यादातर भारतीय की तरीके से हैं। माया सिविलाइजेशन हो गई, वेस्ट इंडीज़ हो गया, ये आसपास के सुरीनाम हो गया आपका, ये कंट्रीज़ हो गई, और गुयाना, फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे भारतीय पॉपुलेशन आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो एंडीज साउथ अमेरिका में मिलेगा। अल्ताई, अल्ताई आपका कहाँ पे मिलेगा? एशिया में मिलेगा। तो अल्ताई, अल्तून शान, ये सारे जो पर्वत हैं वो एशिया में मिलते हैं। आल्प्स है, ये आपका यूरोप में मिलता है। आल्प्स तीन चार जगह में मिलता है यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इन सब के पास आल्प्स पर्वत है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत फेमस है आल्प्स। और आल्प्स, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। सदर्न आल्प्स आपको न्यूजीलैंड में मिलेंगे, सदर्न आल्प्स। और अपलेशियन जो आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, अपलेशियन। अगला है, जो दो कथन दिए गए नीचे, ए और आर। तो ए में कहा गया है, नरगेश मोहम्मदी 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है। और आर है, वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। नरगिस मोहम्मदी was awarded Nobel Peace Prize for 2023. She fights in the favor of freedom of press. तो इसमें ए है, पहला सही है, दूसरा गलत है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ईरान के नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है, या किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो इसमें कौन सा गलत है? ए है, मतलब बी सी डी, केवल बी सी डी। फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ए सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। पार्ट 3 ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन और बेस्ड अपॉन बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। देख लेते हैं, इसमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि लिए गए हैं। मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है। तो मृत्यु का अधिकार नहीं है, राइट टू लाइफ है। और प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय क्वासी फेडरल संविधान है। तो फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, सेमी फेडरल कहते हैं इसे। फिर उच्चतम न्यायालय के अनुसार
मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। मूल संघीय ढांचे को नहीं बदला जा सकता। तो मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में शामिल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, जबकि इसको डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके निर्णयों में, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रॉपर जजमेंट नहीं दिया, उसके निर्णयों से डिफाइन होता है कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी के बीच जो संतुलन और सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में शामिल होता है। और जो इन्होंने बताया कि जो संघीय ढांचे को नहीं छेड़ सकती संसद, या उसको हटा नहीं सकती संघीय ढांचे में जो आते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, ये आपका एसआर बोम्मई केस हो गया और केशवानंद भारती केस हो गया। इन केसों से इस चीज़ों को देखा जा सकता है। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। मैच द फॉलोइंग में लिस्ट 1 लिस्ट 2 देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर डी है, पहले का तीसरा है, यानी जया वर्मा सिन्हा का द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। फिर अगले का है, जो दूसरे का पहला है, बी का 1 है, तो मनोज नाथ जो है, मनोज नाथ ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक, टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक है। तीसरे का है सी का 2, तो इसमें श्रेथा थाविसिन, श्रेथा थाविसिन ये पीएम ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड की पीएम। और चौथे का डी का चौथा, डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। मोहम्मद मोइज़ू जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ये अभी काफ़ी चल रहा है करंट न्यूज़ में। 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पदभार ग्रहण किया। वे भारतीय रेलवे के शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक, टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक मनोज नाथ हैं। 22 अगस्त 2023 को श्रेथा थाविसिन ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। 17 नवंबर 2023 को डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इब्राहिम मोहम्मद सोलेह का स्थान लिया। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? विद रेफरेंस टू द प्रिमिटिव subsistence agriculture practices, which one of the following pairs are correctly matched? झूमिंग, तो इसमें आंसर आप देख ले। सबसे पहले आंसर इसका सी सही है, केवल 1 और 2, 1 and 2 ओनली। तो झूमिंग आपको मिलेगा साउथ पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में झूमिंग, तो इसको झूम खेती कहते हैं। दूसरा है मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा मिलता है, और लद्दाख श्रीलंका में नहीं मिलेगा आपको। तीसरा गलत है। आंसर देख लेते हैं। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति झूमिंग, झूम खेती कहलाती है, तो ये आपको मिलेगी दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको में, और मध्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों में मिलेगी मिल्पा, और लद्दाख इंडोनेशिया में प्रचलित है। आदिम निर्वाहन कृषि पद्धति को काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न कृषि पद्धति भी कहते हैं, जो भारत के साथ विश्व के कई आदिम जनजातियों में प्रचलित है। अगला है, 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग दोनों को ही नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो इसका बी आंसर सही है, 8 है इसका। इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल 12 रीड फ्रेंच, 15 रीड इंग्लिश, एंड वाइल 6 ऑफ देम रीड नन ऑफ दिस टू, हाउ मैनी ऑफ देम रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ? तो इसमें आप देख लीजिए कैसे। ए बी सी डी पहले इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दूसरे में फ्रेंच पढ़ने वाले ए प्लस बी इक्वल टू 12, अंग्रेजी पढ़ने वाले बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। ये समुच्चय आप बना सकते हैं ऐसे, फ्रेंच ए से और सी से अंग्रेजी, बी बीच में आ रहा है। दोनों पढ़ने वाले जो डी हैं, इस इक्वेशन में रख के 15 और 12 के अनुसार डी 6 निकल आता है। ए बी सी डी में आप डी को घटा देंगे तो 25 माइनस 6 हो जाएगा, 12 और 15 को जोड़ेंगे, फिर 25 आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 25 लोग, तो 25 में से 6 कट जाएगा,
फिर ए बी सी निकल आएगा 19, ए प्लस 2बी प्लस सी 12 प्लस 15 27। तो इस इक्वेशन में ए प्लस 2बी प्लस सी माइनस ए बी सी 27 माइनस 19 बी 8 निकल आएगा। तो 8 लोग फ्रेंच इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं।